डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 55 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 56 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें लाजमन अपनी आरा से आगाह करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। वहां हमने 100 आदमियों को कई कई महीनों तक बंद रखा है। अब्दुल रहीम ने फखरिया लहजे में बताया। वो बुढ़ा जीवन मल्ल और बाकी 4 बंदे वहां बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। हम अपने मेहमानों को ठीक ठाक माल खिलाते हैं। वो पांचों के पांचों सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं रहीम भाई। इनमें से कोई भी 1 करोड़ रुपए से कम की आसामी नहीं है। इन पर मेरा लाखों रुपया खर्च हो चुका है। ये मामला भी तो बहुत बड़ा है सरदार जी। अगर हमारी हुकूमत तुम्हारी गिरफ्तारी में मदद करने से इनकार कर दे तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सख्त खराब हो सकते हैं। और पहले कौन सा लड्डू बट रहे हैं रहीम भाई। रोजाना तो किसी ना किसी बात पर मुंहमारी होती रहती है दोनों मुल्कों में। कभी वो इसके 4 सफारतकारों को अपने मुल्क से निकाल देता है तो कभी ये उसके 6 बंदों को वापसी का टिकट कटा देता है। सरदार जी ने हंसते हुए कहा, ये तो सही है सरदार जी, लेकिन अगर ये मामला ज्यादा खराब हुआ तो दोनों मुल्कों में जंग का सबब भी बन सकता है। तुम्हारे मुल्क में बीजेपी वालों की ताकत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इनके दबाव में आकर तुम्हारी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। और नहीं भाई नहीं, इस बात को भूल जाओ। अब भारत तुम्हारे मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो खालिस्तान के पुजारी मेरे भाईबंद भारत के पेट में कृपान भोंक देंगे। ऊपर से कश्मीर वाले अलग इसके सर पर हथौड़े चला रहे हैं। मनोज सिंह ने शगुफ्ता लहजे में कहा, वो तो सही है सरदार जी, फिर भी तुम्हारा खुली फिजा में निकलना किसी तरह मुनासिब नहीं है। अच्छा भाई, मैंने तुम्हारी बात मानी, लेकिन ये तो बताओ कहीं पाकिस्तान की हुकूमत तुम्हारे भाई को गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी? मनोज सिंह ने तशवीश भर लहजे में पूछा। इसकी बात सुनकर रहीम ने हल्का सा कहका लगाया, इस बात की तुम फिक्र न करो सरदार जी। मेरा भाई मलिक अब्दुल करीम खान इतनी मामूली शय नहीं है। वो अपनी ज़ात में खुद एक हुकूमत है। इस हुकूमत में भी उसके बहुत से दरपर्दा हमदर्द थे। अगर किसी हुकूमती इदारे ने मेरे भाई पर हाथ डाला ना तो पूरे मुल्क में वावेला मच जाएगा। इतने बड़े सियासी लीडर को गिरफ्तार करना बच्चों का खेल नहीं है। हुकूमत वाले कुछ भी कहते रहे, अवाम और अखबार वाले यही कहेंगे कि हुकूमत ने इसे सियासी मुखालफत की वजह से गिरफ्तार किया है। पूरी हुकूमत की मशीनरी ऊपर से नीचे तक हिल कर रह जाएगी। हमारे इलाके में तो खैर कोई पुलिस वाला दाखिल होने की जुर्रत कर ही नहीं सकता। रहीम ने फखरिया लहजे में बताया। कह तो तुम सही रहे हो भाई, मनोज सिंह ने एतराफ किया। बस तुम सब्र से सारा खेल देखते जाओ। मेरा भाई जो गेम खेल रहा है ना, अगर वो कामयाब हो गई तो न सिर्फ तुम महफूज रहोगे बल्कि हम अगवा शुदगान के एवज भारी तावान भी वसूल कर लेंगे। तुम मेरे भाई को अपनी चालें चलने का मौका तो दो। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। चाहे इतने दिन इस बंद कमरे में गुजारे हैं, वहां कुछ और दिन सही। मैंने मनोज सिंह की आवाज में बेचारगी की झलक महसूस की। जो मैं इन दोनों अफराद की गुफ्तगू सुनता रहा, मेरा दिमाग इस्तेजाब की दलदल में धंसता चला गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं दास्तान अलिफ लैला का कोई गुमशुदा बाब पढ़ रहा हूं। इस गुफ्तगू के इसरार यहां मुझ पर आया हुए तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे कदमों तले से जमीन खिसकी जा रही हो। रफाकत अली तो मेरी सोचों से भी बाला तरशा साबित हुआ। उसने अपने शानदार बंगले में एक ऐसे मुजरिम को छुपा रखा है जिसकी तलाश में भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक के तहकीकाती इदारे मारे मारे फिर रहे हैं। ये शख्स मनोज सिंह भारत के 5 बेहद मालदार अफराद को अगवा कर चुका है ताकि इनके इवज तावान हासिल कर सके। मलिक अब्दुल करीम नामी इस बारखसूख पाकिस्तानी बाशिंदे ने इसकी इस वारदात में भरपूर साथ दिया। तावान के लिए अगवा किए जाने वाले अफराद को छुपाने के इससे बेहतर क्या सूरत हो सकती है कि इन्हें सरहद पार करा के दूसरे मुल्क में पहुंचा दिया जाए और फिर बड़े इत्मीनान से अगवा शुदगान के लवाहिकीन से सौदेबाजी की जाए। मलिक अब्दुल करीम कोई बेहद ताकतवर किस्म का जागीरदार होगा। इसने अगवा शुदगान को अपने गांव के जाती सेल, मेरा मतलब जेल खाने में भेजकर गोया इन्हें सफाई हस्ती से गायब कर दिया। फौरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मैं तो रफाकत अली को कत्ल करने के लिए बंगले में घुसा था, लेकिन यहां तो कहानी ही दूसरी निकल आई। मैंने पर्दों के दरमियान मौजूद मामूली से खला से कमरे के अंदर झांकना चाहा, लेकिन नाकाम रहा।
मैंने अपने खड़े होने का जाविया पतला और एक बार फिर अंदर झांका। इस बार मैं इन दोनों में से एक को वाज़ेह तौर पर देखने में कामयाब हो गया। मुझे सामने ही मसहरी पर एक अधेड़ उम्र शख्स नजर आया। उसके क्लीन शेव चेहरे पर मुझे बेजारी के वाज़ेह आसार नजर आए। जब वो बोला तो मुझे मालूम हुआ कि वही मनोज सिंह है। इस दाढ़ी मूंछ से बेनियाज सरदार को देखकर मुझे कदरे हैरानी हुई। मैं खिड़की के करीब से हटने वाला था कि मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे अपने घुटनों की हड्डियां तहलील होती हुई महसूस हुई। मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा। इसके साथ ही मेरी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा गया। मैं शायद कई घंटे तक बेहोश रहा। रफ्ता रफ्ता मेरी बेहोशी नींद बेहोशी में तब्दील हुई। मैंने किसी की बात करने की आवाज़ सुनी, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मैं खासी देर तक होश और बेहोशी की दरमियानी कैफियत का शिकार रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग के सोचने समझने की सलाहियतें वापस लौट आईं। आंखें खोले बगैर ही मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा जिस्म रस्सियों से बुरी तरह जकड़ा हुआ है। सूरत-ए-हाल का इदराक होते ही मेरे दिलो दिमाग पर मायूसी का गलबा होने लगा। हजार कोशिश के बावजूद मैं एक बार फिर दुश्मनों के शिकंजे में आन फंसा था। मेरे कानों ने किसी की धीमी आवाज़ सुनी। रहीम भाई, इसकी खोपड़ी तो नहीं तड़क गई है? मैंने इस आवाज़ को फौरन पहचान लिया। यह मनोज सिंह की आवाज़ थी। अरे नहीं सरदार जी, इसकी तुम फिक्र ना करो। ये किसी अनाड़ी का शिकार नहीं हुआ है। बड़ा ही सुचल हाथ है कासू का। लेकिन तुम्हारे ड्राइवर ने गिरा कैसे लिया? ये तो बड़ा पला पलाया सांड है। सरदार जी की बात सुनकर रहीम ने हल्का सा कहकर गाया, अरे सरदार जी, कासू सिर्फ ड्राइवर नहीं है। हम लोग अपने मामूली से मामूली बंदे को भी पूरी तरबियत देते हैं। अगर हम कच्चे बंदे अपने साथ रखने लगें तो एक दिन में हमारा तख्ता धड़न हो जाए। कासू अगर कोई आम सा ड्राइवर होता तो उसे देखते ही शोर मचा देता या फिर अपने बिस्तर में दुबक कर सो जाता, लेकिन इसने चीते की घात लगाई और उसे बेखबरी में दबोच कर बेकार कर दिया। रहीम और मनोज सिंह एक साथ हंस पड़े। मेरे कानों ने ऐसी आहट सुनी जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। फिर मेरे कानों में एक अजनबी आवाज आई, क्यों भाई रहीम, इसे होश आया या नहीं? नहीं खान जी, अभी तक तो उसे होश नहीं आया है। लगता है कासू का हाथ कुछ ज्यादा ही सख्त पड़ गया है, रहीम ने जवाब दिया। पर यह मामला बहुत गड़बड़ हो गया है रहीम। खुदा जाने ये शख्स किस नीयत से बंगले में दाखिल हुआ है। अगर ये CIA वगैरह का बंदा हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने उसे पहचान लिया। वो रफाकत अली खान था। मुझे उसके लहजे से तशवीश झलकती महसूस हुई। रहीम ने बेपरवाही से कहा, अरे नहीं खान जी, ये कोई चोर उचक्का होगा, वारदात की नीयत से बंगले में घुसा होगा। बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं करते रहीम। मामूली चोर उचक्कों के पास जर्मन पिस्तौल नहीं होते। इसका हुलिया तो देखो। मुझे तो ये तरबियत याफ्ता एजेंट दिखाई देता है। अगर ये वाकई सरकारी एजेंट है तो हम सब शदीद खतरे की जद में हैं। इसकी गुमशुदगी से एक हंगामा उठ खड़ा होगा, और अगर रात को इसका कोई साथी भी इसके हमरा था तो फिर समझो कि हम सब की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके होंगे। ऐसी बात है तो खान साहब, हमको फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, सरदार जी ने खौफजदा लहजे में कहा। ऐसा ना हो कि हम सब फंस जाएं। नहीं, जल्दबाजी से मामला मजीद बिगड़ जाएगा। मैंने कासू को जीप पर मलिक अब्दुल करीम की तरफ भेज दिया है। वो अच्छी तरह से जायजा लेता हुआ गया है कि बंगले की निगरानी हो रही है या नहीं। अगर ये शख्स बाकायदा मंसूबे के तहत बंगले में भेजा गया है तो वो लोग बंगले से निकलने वाली हर गाड़ी पर कड़ी निगाह रख रहे होंगे। इस तरह हमें सूरत हाल का सही अंदाजा हो सकेगा। कासू मलिक अब्दुल करीम की हदायत भी लेकर आएगा कि शख्स का अब क्या किया जाए। अगर मेरा बंगला वाकई CIA और FBI वालों की नज़र में आ चुका है तो इसका यह मतलब है कि हमारे टेलीफोन भी रिकॉर्ड हो रहे होंगे। खुदा खैर करे, मालूम नहीं अब क्या होने वाला है। रफाकत अली ने सख्त परेशानी के आलम में कहा। कुछ देर तक वहां गंभीर खामोशी रही। फिर रहीम ने झिझकते हुए कहा, वो खान जी, मैं एक बात आपको बताना भूल गया था। कौन सी बात रहीम? रफाकत अली ने सख्त परेशानी के आलम में पूछा। दरअसल बात यह है कि कासू ने जिस वक्त इसे गिराया तो यह हमारे कमरे की खुली हुई खिड़की के पास खड़ा हुआ था। मुझे डर है कि कहीं इसने हम दोनों की बातें न सुन ली हों। रहीम के लहजे में शर्मिंदगी की झलक मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुई। उफ मेरे खुदा, रफाकत अली ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। फिर तो समझो हम सब का आखिरी वक्त आ गया है। तुम दोनों यकीनन इन्हीं बंदों की बातें कर रहे होगे। अगर इसने वो बातें सुन ली हैं तो समझो गर्दन के गिर्द फांसी का फंदा फिट हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मलिक अब्दुल करीम के छोटे भाई होकर भी इतने अनाड़ीपन के काम क्यों करते हो। सरदार जी, तुम्हें भी एहसास नहीं है कि हम लोग कितने बड़े खतरे से दो चार हैं। इतनी बड़ी बड़ी 2 हुकूमतों और मुल्कों का मामला है और तुम लोग इसे बच्चों का खेल समझ रहे हो।
نہیں خان صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ سردار جی نے شرمندہ لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ وہ دراصل اس بات کو چھوڑو سردار جی، اور اپنی تیاری مکمل رکھو۔ تم لوگوں کو کسی بھی وقت یہاں سے نکلنا ہے اور اسے بھی جلد از جلد یہاں سے ہٹانا پڑے گا۔ لیکن اسے ہوش میں تو لائیں خان جی، کچھ پتا تو چلے کہ یہ ہے کون۔ رحیم نے تجویز پیش کی۔ ہاں، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دو اس کے منہ پر، خود ہی ہوش میں آ جائے گا۔ رفاقت علی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کر میں چوکنا ہو گیا۔ قدموں کی چاپ میرے قریب آ کر خاموش ہو گئی۔ کسی نے میرے منہ پر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارا۔ میں نے ہلکی سی جھرجھری لی اور ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ دوسری بار میرے منہ پر نسبتاً زیادہ پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ میں نے اپنے سر کو دھیرے دھیرے دائیں بائیں جھٹکے دیے اور نہایت آہستگی سے آنکھیں کھولتی۔ سب سے پہلے میری نظر رفاقت علی کے چہرے پر پڑی۔ وہ مجھے کافی حد تک سردار برکت علی سے مشابہ نظر آیا، سوائے اس کے کہ سردار کے چہرے پر باریک نوکدار مونچھیں تھیں، جبکہ رفاقت علی کلین شیو تھا۔ منوج سنگھ کو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ البتہ رحیم کا چہرہ مجھے بے حد عجیب سا لگا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میرے دماغ کی اسکرین پر ایک لفظ ابھرا: بجو۔ دبلا پتلا تھوتنی نما چہرہ، چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں اور چھدری مونچھیں۔ اس کی عمر 35 کے قریب لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ رفاقت علی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ تم لوگ کون ہو اور تم نے مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ میں نے الٹا ان سے سوال کر ڈالا۔ رفاقت علی نے مانی کے نظروں سے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی۔ ہمیں تم مسلح حالت میں بنگلے کے اندر ملے ہو۔ تم نے ہمارے چوکیدار کو بھی زخمی کر دیا ہے۔ اگر ہم تمہیں گولی مار دیں تو ہم سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا۔ رفاقت علی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میں پردیسی آدمی ہوں۔ بھائی تم نے مجھے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ میں نے معصوم لہجے میں استفسار کیا۔ میری بات سن کر رفاقت علی کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ دیکھو بھائی، اس ڈرامے بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا دینا۔ تم صرف یہ بتا دو کہ تم میرے بنگلے میں کس نیت سے گھسے تھے، اس کے بعد ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ڈرامے بازی تم لوگ کر رہے ہو۔ میں تو ادھر پارک میں سو رہا تھا، پتہ نہیں تم کیوں مجھے یہاں اٹھا کر لے آئے ہو۔ میں نے اپنے ابتدائی بیان پر قائم رہتے ہوئے کہا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی لاہ عمل آیا تھا۔ یہ اس طرح نہیں مانے گا خان جی، اس کی جیب بھر کر کھینچائی کرو، پھر یہ خود زبان کھول دے گا۔ سردار جی نے مغلوب الغضب ہوتے ہوئے کہا۔ تم خاموش رہو لطیف بھائی۔ رفاقت علی نے منوج سنگھ کو ایک ریڈی میڈ نام سے پکارتے ہوئے کہا۔ میں اسے خود بات کر لوں گا۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ خان رفاقت علی کس بلا کا نام ہے۔ میں بھی پولیس کو فون کرتا ہوں، وہ لوگ خود ہی اس سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ رفاقت علی نے مجھے گیدڑ پھبکی تھی۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے میرے بھائی؟ پولیس کو بلاؤ اور مجھے اس کے حوالے کر دو۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا، پھر بھی مجھے تھانے تو جانا ہی ہے۔ میری بات سن کر وہ تینوں بری طرح چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ تو تم تھانے کیوں جاؤ گے؟ تم لوگوں کی رپٹ لکھوانے؟ تم لوگوں نے مجھے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ بکواس بند کرو۔ رفاقت علی نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ تمہارے سرپرست ساری عمر بھی تمہیں ڈھونڈتے رہیں، پھر بھی تمہارا پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے دھمکیاں دے کر تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ میں نے جو کچھ تمہیں بتا دیا ہے وہی سچ ہے۔ یہ بہت پکا ہے خان جی، یہ اس طرح نہیں مانے گا، اسے اڈے پر چڑھانا ہی پڑے گا۔ رحیم نے خوفناک نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ بجو صاحب، آپ مجھے اڈے پر چڑھائیں گے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں رحیم کو مخاطب کیا۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، بس اتنی احتیاط رکھنا کہ میرے پیر کے نیچے نہ آ جانا۔ میں بڑا رحم دل آدمی ہوں۔ تمہاری موت کا مجھے بے حد افسوس ہوگا۔ میری بات سن کر رحیم کے سر سے پاؤں تک مرچیں لگ گئیں۔ وہ بنا کر آگے بڑھا اور اس نے پوری قوت سے میرے دائیں گال پر تماچا مارا۔ میری گال میں انگارے بھر گئے۔ میں نے خونی نظروں سے اسے گھورا۔ دیکھ لوں گا تجھے بھی، میں نے زہریلے لہجے میں دھمکی تھی۔ اپنے آپ پر قابو رکھو رحیم، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ رفاقت علی نے سخت لہجے میں رحیم کو سرزنش کی۔ رحیم نے قہر آلود نظروں سے مجھے گھورا، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا۔ رفاقت علی نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ وہ تینوں کافی دیر تک آپس میں کانا پھوسی کرتے رہے، پھر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ ارے بھائی، مجھے کچھ کھانے پینے کو تو دیتے جاؤ۔ میں نے ہانک لگائی، لیکن وہ سنی انسنی کر کے دروازہ بند کر کے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ میں خاصی دیر تک رسیوں کے ساتھ زور آزمائی کرتا رہا، لیکن رسیوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ تھک ہار کر میں تن بتقدیر ہو کر پڑا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دروازے پر کھٹ پھٹ ہوئی۔ اس بار رفاقت علی تنہا کمرے میں داخل ہوا۔
मुझे उसके चेहरे पर संजीदगी की गहरी तह नजर आई। मेरे पास आकर उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने भी उससे आंख चुराने की कोशिश नहीं की। मुझे वाज़े तौर पर महसूस हुआ कि वो सख्त जहनी कश्मकश में मुब्तला है। देखो भाई, मैं इस मामले में ख्वामख्वाह फंस गया हूँ। हालांकि मेरा इस मामले से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो महज यार की यारी में मारा गया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो, लेकिन अगर किसी तरह से ये मामला बाहमी ताउन से तय हो सकता है तो मैं तुम लोगों के दरमियान राब्ते का जरिया बन सकता हूँ। कैसा ताउन, कैसा राब्ता? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने अनजान ना बनो। मुझे मालूम है कि तुम सारे मामले को समझ चुके हो। मैं तुम्हारी जुबान बंदी की कीमत जानना चाहता हूँ। यकीन करो, हम तुम्हें माला माल कर सकते हैं। तुमने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, उसे बिल्कुल भूल जाओ। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अलबत्ता तुम्हारा मुस्तकबिल जरूर संवर जाएगा। तुम अभी नौजवान हो। महकमे की तरफ से तुम्हें क्या इनाम मिल सकता है? चंद हजार रुपए और इनाम और तनख्वाह में 200-400 रुपए इजाफा, बस। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? मैंने पूछा। तो फिर जो कुछ होगा वो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना हमारे लिए। हम तो तबाह होंगे ही, लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा किस इदारे से ताल्लुक है? क्या CIA से? नहीं। तो फिर तुम्हारा यकीनन FBI से ताल्लुक है। नहीं, मेरा किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं है, मैंने मुस्तहकम लहजे में कहा। तुम बकवास कर रहे हो। तुम अपनी कीमत बढ़वाना चाह रहे हो ना? रफाकत अली ने तैश में आते हुए कहा। मैंने अपने लहजे को बदस्तूर पुरस्कून रखते हुए जवाब दिया। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मेरा किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे मालूम है तुम इस तरह नहीं मानोगे। मुझे अपनी उंगलियां टेढ़ी करना ही पड़ेंगी। यकलख्त उसका दायां हाथ तेजी से हरकत में आया। मैंने उसके हाथ में एक सुरिंज की झलक देखी। उसने एक झटके से सुरिंज की पूरी सुई मेरे दाएं बाजू में झोंक दी। मुझे लगा कि मेरे बाजू में स्याले आग उतर रही है। रफाकत अली ने सुरिंज में भरी हुई तमाम दवा मेरे बाजू में उतार दी। मैं तुम्हें किसी अच्छी सी जगह पहुंचा दूं, इसके बाद तुमसे तफसीली बात होगी। मुझे रफाकत अली का चेहरा धुंधलाता हुआ दिखाई दिया। मेरे हाथ पांव सर्द होने लगे। मेरा सर जोर से चकराया। इसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया। आखिरी एहसास मुझे यह हुआ कि मेरा चेहरा पसीने में भीग रहा है। ना जाने कितनी देर बाद मुझे चंद लम्हों के लिए होश आया। मैंने महसूस किया कि मैं मुंह के बल कालीन पर ढेर हूं और वो कालीन धीरे धीरे हचकोले खा रहा है। इसके साथ ही मैं एक बार फिर बेहोशी की आगोश में खो गया। इस बार जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अजीब सी कैफियत में मुब्तला पाया। मेरा दिमाग तो होश में आ गया था, लेकिन मेरा जिस्म बदस्तूर बेहिस रहा। मेरे कान बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद अपनी आंखें नहीं खोल सका। मैंने किसी के बात करने की आवाज़ सुनी। शुरू में तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर अल्फाज मेरी समझ में आने लगे। मैंने इब्तदाई तौर पर इसे सौदेबाजी पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं माना। मैं रफाकत अली की आवाज़ को एक लम्हे में पहचान गया। ये तो मानने को तैयार ही नहीं है कि इसका ताल्लुक CIA या FBI वालों से है। ये मानेगा भी नहीं। मैंने किसी की गूंजदार आवाज़ सुनी। मैंने अपने तमाम ज़राए से मालूमात इकट्ठी करवाई हैं। मुझे हर मुमकिन तरीके से यकीन दिलाया गया है कि CIA या FBI वालों ने कोई बंदा मुल्तान नहीं भेजा है। यही पुलिस की बात तो वो लोग तो कोई कार्रवाई करने से पहले ही मुझे इत्तला दे देते हैं। यह बंदा ना तो CIA का है और ना FBI वाला है और ना ही पुलिस से ताल्लुक रखता है। तो फिर कौन है मलिक करीम? यही तो सोचने वाली बात है रफाकत अली। मैंने वही गूंजदार आवाज़ फिर सुनी। मुझे तो ये कोई बहुत ऊंचा मामला लगता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा मलिक करीम। मेरा मतलब यह है खान रफाकत के तुम इस जवान के कदबुत चेहरे मोहरे का जायजा लो, इसका फौलादी जिस्म देखो। क्या ये तुम्हें कोई आम सा मामूली सा सरकारी कारिंदा लगता है? मैं तुम्हारा मतलब अब भी नहीं समझा, खान रफाकत अली ने एतराफ़ किया। मैं कहना ये चाहता हूँ खान रफाकत अली कि यह कोई आम सा कारिंदा नहीं है, बल्कि आला तरीन तरबियत याफ्ता सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट? रफाकत अली की आवाज़ हल्क में अटकने लगी। हाँ, सीक्रेट एजेंट है। भारत के जासूसी इदारे राह का भेजा हुआ सीक्रेट एजेंट है।